हाँ जी बच्चों, कल हम एक सेक्शन पढ़ रहे थे, निकालो अपने नोट्स। कल हम एक सेक्शन पढ़ रहे थे 131। देखो कल हम एक सेक्शन पढ़ रहे थे 131, ध्यान दो। सेक्शन 131 किस चीज का था? सेक्शन 131 था रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बीओडी रिपोर्ट का। चार्ट निकाल लो एक बार उसका। रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बीओडी रिपोर्ट का ये सेक्शन था। मिल गया आपको चार्ट? जिसने चार्ट नहीं बनाया वो प्लीज खड़ा हो जाएगा। जिसने नहीं बनाया वो प्लीज खड़ा हो जाएगा। एनीबडी एल्स? आप में से कोई एब्सेंट हो तो बैठ जाना। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा रहा था, सेक्शन 131। चार्ट निकालो प्लीज। तो बेटा सेक्शन 131 में सबसे पहले क्या लिखा था कि मान लो ऐसा हो जाए कि अर्लियर ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग नहीं बने, या जो अर्लियर ईयर की बीओडी रिपोर्ट है वो सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग नहीं बनी है। तो फिर ये सेक्शन बोला कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेशन लगाएंगे किसको? एनसीएलटी को, कि भाई हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बीओडी रिपोर्ट को रिवीजन करना चाहते हैं। तो जब आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाओगे कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और हम अपने बीओडी रिपोर्ट को रिवीजन करना चाहते हैं, तो बेटा जो एनसीएलटी है वो नोटिस भेजेगी एक तो सीजी को और एक इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। और सीजी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस भेज के पूछेगी कि बताओ इसको रिवीजन करने दिया जाए या इसको रिवीजन करने नहीं दिया जाए। अब जब एक बार आपने सीजी को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस भेजा तो सीजी और इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी तरफ से जो भी उनको क्या देने होंगे, रिप्रेजेंटेशन देने होंगे, वो एनसीएलटी को देगी। एनसीएलटी उनके रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर कर लेगी और कंसिडर करने के बाद एनसीएलटी को लगेगा कि रिवीजन अलाउ करना है तो एनसीएलटी रिवीजन अलाउ करेगी। और अगर एनसीएलटी को लगेगा कि रिवीजन अलाउ नहीं करना है तो एनसीएलटी मना कर देगी कि बोले नहीं, हम तो रिवीजन अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट या क्वेरी? और फिर एक आखिरी पॉइंट और लिखा हुआ था, एक आखिरी पॉइंट और लिखा हुआ था कि रिवीजन एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट बच गया था चार्ट में, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। वो समझाने के बाद हम सेक्शन की रीडिंग कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। ठीक है सर? चार्ट के अंदर एक पॉइंट और क्या बचा है, सुनना ध्यान से। चार्ट के अंदर एक पॉइंट और क्या बचा है, सुनना ध्यान से। सर एक पॉइंट ये बचा है कि जैसे क्या हुआ कि भाई पुराने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रिवीजन कर रहे हैं, तो सवाल ये उठा कि भाई हम रिवीजन क्या करेंगे? जहां जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 से कंप्लाई नहीं करेंगे वहां रिवीजन कर देंगे, या जहां बीओडी रिपोर्ट सेक्शन 134 से कंप्लाई नहीं करेगी वहां रिवीजन कर देंगे। सवाल ये उठा इसके अलावा भी कोई और चेंजेस हम कर सकते हैं क्या? 129 से जुड़े जो चेंजेस होने हैं वो तो होंगे, सेक्शन 134 से जुड़े जो चेंजेस होने हैं वो तो होंगे, क्या उसके अलावा कोई और चेंजेस भी हम कर सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल हो चुके हैं, पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को, क्योंकि पिछले 3 साल का रिवीजन हो रहा है, या फिर पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजे जा चुके हैं, और 99% मान के चलो ऐसा हो चुका होगा क्योंकि 3 साल पुराने स्टेटमेंट है, तो 99% ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को भी फाइल हो गए होंगे और शेयर होल्डर को भी चले गए होंगे। तो इन्होंने बोला अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल हो गए हैं पिछले 3 सालों के, या आरओसी को फाइल हो चुके हैं या शेयर होल्डर्स के पास जा चुके हैं, उस केस में चेंजेस लिमिटेड रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। सिर्फ वही चेंजेस करना जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129, या सिर्फ वही चेंजेस करना जहां पे बीओडी रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 134, और इनसे रिलेटेड कोई चेंजेस है तो वो कर लेना। बट उसके अलावा अगर आप कोई सोचोगे कि अदर चेंजेस हम कर ले तो वो नहीं कर पाओगे। हां अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को भी नहीं फाइल हुए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भी नहीं भेजे गए, तो फिर आपको कोई अदर चेंजेस भी करने हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट
आरओसी को फाइल हो चुके हैं या शेयर होल्डर को जा चुके हैं। फिर चेंज रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, सिर्फ वही वाले चेंजेस करने हैं जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 या 134 से कंप्लाई नहीं कर रहे थे, कोई भी दूसरा चेंज आप नहीं कर सकते। बोलिए आया? तो चार्ट के अंदर ही एक पॉइंट और ऐड करना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो बीओडी रिपोर्ट है वो क्या हो गई है, फाइल्ड हो गई है टू आरओसी या सेंट हो चुकी है टू शेयर होल्डर्स, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में चेंजेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। चेंजेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड, कहां तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे? टू द एक्सटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट do not comply with section 129 or BOD report with section 134. No other changes can be made. कोई भी दूसरा चेंज आप नहीं कर सकते। नो अदर चेंजेस कैन बी मेड, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आके अब मेरी तरफ से कंप्लीट होता है सेक्शन 131 रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बीओडी रिपोर्ट। ठीक है, कंप्लीट कीजिए अपना चार्ट। आपका चार्ट दिखाइए पीछे का, ये रहा आपका चार्ट दिखाइए। वेरी गुड, आपका चार्ट आपका बताइए। बाकी लोग प्लीज अपना चार्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आपका बताइए। आपका वेरी गुड, आप तो छुट्टी पे थे। आपका चार्ट बताइए। वेरी गुड। आपका कहाँ है? 130 का कहाँ है? खड़े होइए। 130 का कहाँ है? खड़े हो जाइए। 131 का वेरी गुड। आपका 131 का खड़े हो जाइए प्लीज। आपका बताइए, आपका चार्ट। आप पहले क्यों नहीं खड़े थे? आपका बताइए। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चलिए, अब आइए, लौट के आइए। अब मैं आपको एक बार रीड कराता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपको रीड कराता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये अपना सेक्शन आ गया 131 वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट। सेक्शन 131 वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट सेक्शन 131। देखिएगा इधर क्या लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज बीओडी रिपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहला तो रिवीजन करेंगे कब?
रिवीजन तब करेंगे जब हमें ऐसा लग रहा है द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट, बोर्ड को ऐसा लग रहा है, द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 या बीओडी रिपोर्ट डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130। अच्छा, पिछले कितने साल का रिवीजन होगा? 3 साल। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बीओडी रिपोर्ट में बी रिवाइज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का रिवीजन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? द रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट में बी मेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी। एनसीएलटी के अप्रूवल लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब एनसीएलटी के अप्रूवल कैसे लेंगे? फॉर दिस पर्पज द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि कंपनी सबसे पहले एनसीएलटी को क्या लगाएगी? एप्लीकेशन। फिर आगे क्या लिखा है? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर द ट्रिब्यूनल शैल गिव अ नोटिस टू सीजी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड शैल टेक इनटू consideration the representations if any made by CG and income tax authorities। इनको नोटिस दिया जाएगा और इनके रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर किया जाएगा। आगे क्या लिखा है? बोले जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी आरओसी को फाइल हो जाएगी। द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज्ड बीओडी रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार से ज्यादा नहीं बना सकते। क्लियर है? अब ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हमने लिखा नहीं है नोट्स में। सब ध्यान रखना, करंट ईयर की जो बीओडी रिपोर्ट बनेगी करंट ईयर की, उस रिपोर्ट में आपको डिटेल में रीजन बताने पड़ेंगे कि पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पिछले 3 साल की बीओडी रिपोर्ट में रिवीजन क्यों किया गया। फिर बोल रहा हूं, करंट ईयर की जो बीओडी रिपोर्ट बनेगी उसमें आपको डिटेल में रीजन बनाने कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या पिछले 3 साल की बीओडी रिपोर्ट में हमको रिवीजन करना पड़ गया। तो द डिटेल्ड reasons for revision of financial statement or BOD report shall be disclosed in the BOD report prepared for the relevant year यानी current year which is the financial year in which revision is made। मतलब जिस ईयर आप रिवीजन कर रहे हो उस साल की BOD रिपोर्ट में आपको डिटेल रीजन बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 3 साल के डेटा में रिवीजन क्यों किया। बोलिए आया? और ये वाला पॉइंट मैंने आज आपको पढ़ाया लास्ट, वेयर कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बीओडी रिपोर्ट भेजी जा चुकी हैं, हैव बीन सेंट टू द मेंबर्स या आरओसी को फाइल हो चुकी है, डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और लेड बिफोर कंपनी इन जीएम। द रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड। रिवीजन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू कहां तक? द करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 और 134 और इनसे रिलेटेड कोई चेंज, एंड द मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल यानी रिलेटेड ऑल्ट्रेशन यानी चेंजेस। बात खत्म। ये वाला पॉइंट करना नहीं है। मुझे बताइए आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? यहां पर आकर हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 128, 129, 130 एंड 131। अब एक सेक्शन है 129A, अब एक सेक्शन है 129A, अब एक सेक्शन है 129A। बैठो बेटा, आप भी बैठो। एक सेक्शन है 129A, ये सेक्शन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ये सेक्शन अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। नया सेक्शन आया है, वैसे तो मैं आपको बोलता इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो मेका पेपर आया उससे इसमें क्वेश्चन आ गया है, तो फिर अब उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। सर हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, मानते हो?
सर अब कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना वो एनुअली बनाती है, एनुअली मतलब ईयर के एंड में। लेकिन अब सेक्शन 129 ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेगी, लिस्टेड को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन अनलिस्टेड कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेगी उन्हें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, इंटरिम यानी साल के बीच में। और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने बोला पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग जो समझते हैं वो इंटरिम वर्ड समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो पीरियोडिकल यूज किया। तो इन्होंने बोला ऐसी कंपनीज को पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। कितने पीरियड में बनाने हैं, मंथली बनाएं, हाफ ईयरली बनाएं, क्वार्टरली बनाएं? बोले वो उतना पीरियोडिकली बनाएंगे जितना पीरियोडिकली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कंपनी जिनको प्रिस्क्राइब किया गया वो जो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव कराएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन भी कराएंगे, और उन पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। या तो ऑडिट करा लो या रिव्यू करा लो। ऑडिट और रिव्यू में फर्क मैंने ऑडिट में बताया है, ऑडिट थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है, रिव्यू कम डिटेल्ड होता है। तो इन्होंने बोला पहले तो जिन भी अनलिस्टेड कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उन अनलिस्टेड कंपनीज को पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे उतने पीरियड में जितने पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। दूसरा, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीओडी से साइन होंगे, बीओडी से अप्रूव होंगे, और पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी या तो ऑडिट होगी या पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेड रिव्यू होगा। उसके बाद इन्होंने बोला जो भी पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो बनने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी को फाइल करने होंगे। लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट उन्हीं अनलिस्टेड कंपनीज पे जिन्हें सीजीए प्रिस्क्राइब करेगी। अब मन में डाउट ये आता है कि ये प्रोविजन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्यों आया, लिस्टेड कंपनीज के लिए क्यों नहीं आया? जरूरत ही नहीं। सेबी रेगुलेशंस में लिस्टेड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट फॉलो करता हो तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हर लिस्टेड कंपनी के शेयर मार्केट के ऊपर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिजल्ट्स क्वार्टरली आते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो सेबी ने वैसे ही पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या किया हुआ है, मैंडेटरी। तो उनके लिए सेक्शन बनाने की नीड ही नहीं थी। तो ये सेक्शन सिर्फ किसके लिए बनाया गया? अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बनाया गया। बोलिए आया? आइए पढ़ते हैं, निकालिए सेक्शन 129A निकालिए। पेज नंबर है 9.3। पूरा सेक्शन हाईलाइट होगा, इसमें कीवर्ड हाईलाइट नहीं करा रहा, छोटा सा सेक्शन है। क्या कीवर्ड हाईलाइट करेंगे पूरा ही कर लो। 129A पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिला, ब्रैकेट में लिखो दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared during the year, that is interim financial statements prepared during the year, that is interim financial statements prepared during the year, interim financial statements prepared during the year। क्या लिखा है पढ़ो। The central government may require such class or classes of unlisted companies as may be prescribed। A point, to prepare financial results of the company on such periodical basis and in such form as may be prescribed। फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कराना है? अप्रूव। A point, to obtain approval of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उनकी ऑडिट भी करानी, एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू of such periodical financial statement in such manner as may be prescribed, and file a copy with registrar within a period of 30 days of completion of relevant period with such fees as may be prescribed। आया क्या? चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। आज से मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा, बड़ा सेक्शन है, कोशिश करेंगे सेक्शन का मैक्सिमम पार्ट आज हो जाए। जो पार्ट आज नहीं होगा वो नहीं होगा, कल करेंगे। अब हम पढ़ना चालू करेंगे सेक्शन 132। कौन सा सेक्शन पढ़ना चालू करेंगे? 132। सेक्शन 132 किसका है?
सेक्शन 132 एनएफआरए का है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का है। किसका है सेक्शन 132? एनएफआरए का है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का है। अगर आप मेरे से पूछोगे सेक्शन 132 किसका है, तो मैं बोलूंगा सेक्शन 132 एनएफआरए का है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का है। एनएफआरए क्या है? सर बेसिकली हमारी कंट्री में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनते हैं, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। एएस आप अकाउंट्स में पढ़ ही रहे हो और ऐसे मैंने आपको पढ़ाई दी है। सर जितने भी एएस और ऐसे हमारी कंट्री में बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन एएस बनाने के ऊपर, एएस कैसे बनाने हैं या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे बनाने हैं, उनका एक प्रोसेस है। चाहे एएस बने चाहे ऐसे बने, उनका एक प्रोसेस है। समझाऊं क्या प्रोसेस है? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती है, आईसीआई बनाती है। आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाकर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बना के रिकमेंडेशन देती है इस बॉडी को जो अब हमें पढ़नी है, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाती है, और बना के आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करती है एनएफआरए को। किसको रिकमेंड करती है? एनएफआरए। उसके बाद एनएफआरए आईसीआई के रिकमेंडेशन चेक करती है कि भाई आईसीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है सही है नहीं है, क्या है। फिर एनएफआरए को जहां आईसीआई के रिकमेंडेशन ठीक लगते हैं, ठीक है। जहां एनएफआरए को आईसीआई का रिकमेंडेशन ठीक नहीं लगते हैं, एनएफआरए अपने ओन रिकमेंडेशन देती है। एनएफआरए अपने, और फिर ये सारे रिकमेंडेशन फाइनली जाते हैं सीजी के पास, और फिर उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए सीजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नोटिफाई करती है। तो देखो सुनो मेरी बात, एएस बनाने का और ऐसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एएस बनाने का और ऐसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आईसीआई और एनएफआरए का है। आईसीआई तो हम सब जानते ही हैं, अब हमें बात करनी है एनएफआरए की। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि एनएफआरए क्या है, तो मैं बोलूंगा एनएफआरए इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पर और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। बोलो आया? एनएफआरए का काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पे और ऐसे बनाने पर किसको रिकमेंडेशन देना? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और भी एनएफआरए बहुत सारे काम करती है। सर एनएफआरए जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो रिव्यू करती है। किसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिव्यू करती है? प्रोफेशनल्स की, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन सब की। और फिर रिकमेंडेशंस देती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की या कंपनी सेक्रेटरीज की वर्क क्वालिटी को कैसे बेटर बनाया जाए। एनएफआरए की पहले वर्किंग समझो कि एनएफआरए आखिरकार है क्या। ये एक बॉडी है, सरकार की बनाई हुई बॉडी है। एनएफआरए को सीजी नहीं बनाया। एनएफआरए इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीजी। एनएफआरए इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीजी। अब सवाल ये उठता है एनएफआरए को क्यों बनाया, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए बनाई। तो ऐसा एनएफआरए को बनाने के 3 पर्पस हैं। सबसे पहला तो एनएफआरए रिकमेंडेशन देती है सीजी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे, और किसी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड मैटर पे। दूसरा, एनएफआरए ये भी इंश्योर करती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से कंप्लायंस हो। एनएफआरए नजर रखती है कि सारे लोग एएस और एसए से कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और तीसरा, एनएफआरए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिव्यू करती है। किसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिव्यू करती है? प्रोफेशनल्स की। और रिकमेंडेशंस देती है उनकी सर्विसेज की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए। इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बनाती है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इस बॉडी में 15 मेंबर होंगे टोटल। टोटल कितने मेंबर होंगे? ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बॉडी होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और बहुत सारे लोग होते हैं, पर इस बॉडी को चलाने वाले मैन 15 लोग होते हैं, और 15 भी मैक्सिमम है, 15 से कम भी हो सकते हैं। तो एनएफआरए को चलाने के लिए मैक्सिमम 15 मेंबर होते हैं। उनमें से एक जने को चेयरपर्सन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चेयरपर्सन। मतलब एनएफआरए में टोटल 15% रहेंगे, उनमें से एक चेयरपर्सन रहेगा। और एनएफआरए में जो 15% रहेंगे
ये पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, होल टाइम मेंबर भी। देखो पार्ट टाइम मेंबर और होल टाइम मेंबर में फर्क क्या है ये समझना। सर पार्ट टाइम मेंबर डेली ऑफिस नहीं आएगा, पार्ट टाइम मेंबर जब सिर्फ एनएफआरए की मीटिंग्स होंगी तब आएगा, और होल टाइम मेंबर डेली ऑफिस आएगा, डे टू डे वर्किंग में पार्ट लेगा। तो ऐसे मिला के एनएफआरए में टोटल 15 लोग होंगे, जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा। तो ये 15 लोगों की बॉडी बना दी जाती है जो 3 काम करती है, एएस पे और एसए पे रिकमेंडेशन देना, एएस और एसए से कंप्लायंस करवाना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को रिव्यू करना और रिकमेंडेशन देना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। और इसी एनएफआरए के लीगल प्रोविजंस को हमें सेक्शन 132 में डिस्कस करना है। पहले बताइए यहां तक समझ में आया? सभी बच्चों को आया? चलिए आ जाओ बच्चों। तो ये हेडिंग आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए। सेक्शन इसके ऊपर लग गया 132, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए बाय सीजी। एनएफआरए को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेटा? सीजी। तो सीजी में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एनएफआरए, सीजी में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एनएफआरए टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स। एनएफआरए क्या करती है? मैटर्स देखती है। किससे जुड़े मैटर्स देखती है? रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर दिस एक्ट। ये आ गए मेन फंक्शंस ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगी, एनएफआरए काम क्या करेगी? तो सबसे पहला एनएफआरए क्या करेगी? मेक रिकमेंडेशंस टू सीजी। किस मैटर पे? ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। दूसरा एनएफआरए क्या करेगी? मॉनिटर करेगी, देखेगी, एनफोर्स करेगी, लागू कराएगी स्टैंडर्ड्स को, द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और तीसरा एनएफआरए क्या करेगी? ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल्स associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures required for improvement in the quality of service। बताइए आया? एनएफआरए काम क्या करेगी ये सबको समझ में आया? अच्छा, अब एनएफआरए के अंदर कितने लोग होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए, एनएफआरए के अंदर कितने लोग होंगे? तो देखो एनएफआरए शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन होगा, अदर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स होंगे, नॉट एक्सीडिंग 50। अच्छा अब एक चीज, चेयरपर्सन जिसे भी बनाओ वो एक्सपर्टीज रखे, या तो अकाउंटेंसी फील्ड की, या ऑडिटिंग फील्ड की, या फाइनेंस की, या लॉ की। द चेयरपर्सन शेल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है रेप्यूटेड। चेयरपर्सन रेप्यूटेड बंदा होना चाहिए, और ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे एक्सपर्टीज हो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस या लॉ में। चेयरपर्सन का अपॉइंट कौन करेगा? द चेयरपर्सन शेल बी अपॉइंटेड बाय सीजी। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सर जिस भी बंदे को आप चेयरपर्सन बना रहे हो तो वो, और जो भी एनएफआरए के मेंबर्स हैं वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे सीजी को। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पत्र, और वो बोलेंगे कि एक तो हम अपना काम इंडिपेंडेंटली करेंगे, हम वादा करते हैं। वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि हमारी इंडिपेंडेंस को कोई खतरा नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंस की कहीं रिस्क नहीं है, हम वादा करते हैं हम अपना काम ऑनेस्टी और इंडिपेंडेंस के साथ करेंगे। दूसरा वो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना मतलब पर्सनल इंटरेस्ट होना। आज मैं बताता हूं, रिलायंस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर मैं ही हूं, अब मुझे एनएफआरए का चेयरपर्सन बना दिया, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाऊंगा या ऐसे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बनाऊंगा जो रिलायंस का फायदा करेंगे। तो आप कहेंगे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जिस बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसे बंदे को ना तो चेयरपर्सन बना सकते ना मेंबर बना सकते। इसीलिए जब भी किसी पर्सन को एनएफआरए का चेयरपर्सन बनाया जाएगा
या मेंबर बनाया जाएगा, वो डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि एक तो आई डू नॉट लैक इंडिपेंडेंस, बोले मैं इंडिपेंडेंस लैक नहीं करता हूं मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं, और दूसरा वो बोलेगा आई डू नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोले मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं। तो द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल मेक अ डिक्लेरेशन किसको देंगे? सीजी को, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म रिगार्डिंग नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। बोलिए क्लियर है? वो डिक्लेरेशन देगा एक तो कि ये कि आई डू नॉट लैक इंडिपेंडेंस, बोले मैं इंडिपेंडेंस लैक नहीं करता हूं, और दूसरा मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं। बोलो आया? अब इस सेक्शन का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इस सेक्शन का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इन्होंने बोला आपने एनएफआरए छोड़ दी, आपने एनएफआरए छोड़ दी और आप एनएफआरए के चेयरपर्सन हो या फुल टाइम मेंबर हो। जो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं वो एनएफआरए के पार्ट टाइम मेंबर्स पे नहीं लगेगा। अगर आप एनएफआरए के फुल टाइम मेंबर हो या आप एनएफआरए के चेयरपर्सन हो तो आप पे ये प्रोविजन लगेगा। तो इन्होंने बोला जब तक आप एनएफआरए में थे तब तक भी, जब तक हूं एनएफआरए में तब तक भी, और जब मैंने एनएफआरए छोड़ दी, जब मैंने एनएफआरए छोड़ दी उससे अगले 2 साल तक, उससे अगले 2 साल मैं किसी भी ऑडिटिंग फर्म से, ऑडिटिंग फर्म यानी सीए फर्म से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकता। एसोसिएट नहीं कर सकता मतलब उससे जुड़ नहीं सकता, मतलब मैं जब तक एनएफआरए का चेयरपर्सन हूं या फुल टाइम मेंबर हूं, या जिस दिन मैंने एनएफआरए छोड़ दी या उसके भी अगले 2 साल तक मैं किसी ऑडिटिंग फर्म से अपने आप को एसोसिएट नहीं करूंगा, मतलब मैं किसी सीए फर्म का ना तो पार्टनर बनूंगा ना किसी सीए फर्म का एम्प्लॉय बनूंगा। पॉइंट ही हो गया मैं जब तक एनएफआरए में हूं तब तक, और जिस दिन एनएफआरए छोड़ी उसके भी 2 साल तक ना तो किसी ऑडिटिंग फर्म से मुझे जुड़ना है ना किसी ऑडिटिंग फर्म से अपने आप को एसोसिएट करना है। अब कब जुड़ते हो आप किसी सीए फर्म से? जब आप उसके पार्टनर बन जाओ या एम्प्लॉय बन जाओ। अच्छा ये रूल क्यों आया इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूं। सर आज क्या हुआ, एनएफआरए का काम होता है ये देखना कि सीए अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो अब मान लो इंडिया की एक बहुत बड़ी सीए फर्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी। एनएफआरए को पता चला कि पीडब्ल्यूसी में तो गड़बड़ चल रही है बहुत ज्यादा, ये अपना काम ठीक से नहीं करी, तो एनएफआरए ने बोल दिया कि ये तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो एनएफआरए की से शिकायत हो गई पीडब्ल्यूसी की, तो पनिशमेंट जो मिलेगा वो तो मिलेगा प्लस उसकी गुडविल भी खराब होगी। तो पीडब्ल्यूसी ने एनएफआरए को चेयरपर्सन को लालच दे दिया कि तू एनएफआरए छोड़ दे, तू छोड़ेगा तो हम तेरे को हमारे यहां 10 करोड़ का पैकेज दे देंगे, तू तो ऐशो आराम की जिंदगी देना छोड़ना, मस्त रहे। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जब तक आप एनएफआरए में हो तब तक भी, और जिस दिन आपने एनएफआरए छोड़ी उसके अगले 2 साल तक भी आप अपने आप को किसी भी सीए फर्म से एसोसिएट नहीं करोगे। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन पे और फुल टाइम मेंबर पे है, एनएफआरए के पार्ट टाइम मेंबर्स पर नहीं है। आया पॉइंट समझ में? तो क्या लिखा है? चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स नॉट टू बी एसोसिएटेड विथ ऑडिट फर्म्स। मिल गया? क्या लिखा है? द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हु आर इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद एनएफआरए shall not be associated with any audit firm including related consultancy firm during the course of their appointment and 2 years ceasing मतलब छोड़ देना, 2 years after ceasing to hold such appointment। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं एसोसिएट होंगे किसी भी ऑडिट फर्म से जब तक एनएफआरए में है और 2 years आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। इसके आगे लिखेंगे दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ एनएफआरए, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ एनएफआरए। ये प्रोविजन एनएफआरए के
पार्ट टाइम मेंबर्स को अप्लाई नहीं होगा। बताइए आया कि नहीं आया? चले आगे चलते हैं। अब सर पावर्स ऑफ एनएफआरए आती हैं। सर एनएफआरए की सबसे मेन पावर यही है, एनएफआरए को अगर लगता है कि किसी भी सीए ने या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने, या तो किसी इंडिविजुअल सीए ने जैसे मैं हो गया, या मान लो मैंने कोई सीए फर्म बना रखी है, तो एनएफआरए का सबसे मेन फंक्शन है, अगर एनएफआरए को लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल सीए ने, एनएफआरए को लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल सीए ने या किसी भी सीए फर्म ने, किसी भी इंडिविजुअल सीए ने या किसी भी सीए फर्म ने अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है अपना काम ठीक से नहीं करना। आज मैंने ऑडिट करते वक्त केयरलेसनेस कर दी, ऑडिट करते वक्त नेग्लिजेंसी कर दी, मैंने ऑडिट करते वक्त अपना काम ठीक से नहीं किया, मैंने ऑडिट करते वक्त अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं किया, तब हम कहेंगे कि मैंने क्या करी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करी। तो एनएफआरए को अगर कहीं ये डाउट आ गया कि इंडिविजुअल सीए ने या सीए फर्म ने कोई क्या करी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करी है, तो एनएफआरए के पास पावर है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की। और अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मैं गिल्टी हूं, तो मुझे पनिशमेंट देने की पावर भी किसके पास है, एनएफआरए के पास है। बोलिए आया? पहले काम करिए, बॉटम या टॉप मार्जिन पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब लिखिए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मीन्स conducting any professional work with negligence. Professional misconduct means conducting any professional work with negligence, conducting any professional work with negligence, conducting any professional work with negligence, or not complying with auditing standards while conducting the audit, or not complying with auditing standards when conducting the audit, or not complying with auditing standards when conducting the audit। ठीक है बच्चों? तो सर एनएफआरए की ये पावर है कि अगर किसी भी सीए ने या सीए फर्म ने एनएफआरए को लग रहा है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करी है, तो एनएफआरए उस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन। अब ये बात सुनना, एनएफआरए जब किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इन्वेस्टिगेशन करेगी, एनएफआरए जब किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो एनएफआरए के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वही सारी पावर्स मिलेंगी जो इंडिया में कोर्ट्स अगर इन्वेस्टिगेशन कराती है तो कोर्ट्स को मिलती है। हमारी कंट्री में एक सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, सीपीसी बोलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में हमारी इंडियन कोर्ट्स को बहुत सारी पावर्स होती है इन्वेस्टिगेशन करते वक्त। तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो सारी पावर्स इंडिया में कोर्ट्स को मिली हुई हैं, वही सारी पावर्स एनएफआरए को भी मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सर एनएफआरए किसी भी पर्सन को बुला सकती है, जैसे कोर्ट किसी भी पर्सन को बुला सकती है कि आप कोर्ट में आओ गवाह बन के, एनएफआरए भी किसी भी पर्सन को बुला सकती है कि तुम मेरे पास आओ एज अ विटनेस बन के। दूसरा, एनएफआरए कोई भी कोर्ट्स जो है वो सामने वाले को कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड लाने के लिए बोल सकती है, तो एनएफआरए भी किसी भी पर्सन को कोई भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोल सकती है। उसी तरह एनएफआरए कोर्ट्स ऑर्डर दे सकती हैं किसी भी पर्सन के इन्वेस्टिगेशन की, किसी भी पर्सन के एग्जामिनेशन की, तो एनएफआरए भी किसी भी पर्सन किसी भी डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। कुल मिला के आपको यह समझना है, जो सारी पावर इंडिया में कोर्ट्स को मिली हुई है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, वही सारी पावर्स एनएफआरए को भी दी गई। तो देखो पढ़ना, एनएफआरए शेल क्या होगा, शेल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट। कब करेगी इन्वेस्टिगेशन एनएफआरए? या तो एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन खुद से ही कर लेगी ऑन इट्स ओन,
या एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन तब करेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे करने के लिए बोलेगी, और ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय सीजी। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी? ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट, जो किसने करी है? कमिटेड बाय एनी मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर? मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ ICAI, that is a chartered accountant, committed by any member or firm of chartered accountants, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है अंडर CA Act 1949। तो हमने क्या बोला? NFRA shall have the power to investigate either suo moto or on a reference being made to it by CG। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी? ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट कंडक्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर CA Act 1949। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे बोलिए आया कि नहीं आया? अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी मैटर पे अगर NFRA इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो किसी भी दूसरी अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन करने की कोई पावर नहीं होगी। आज उसी मैटर पे CBI सोचे कि हम इंक्वायरी कर लें, या उस मैटर पे पुलिस सोचे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो नहीं कर सकते। जिस मैटर पे NFRA ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, बाकी सभी लीगल अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर खत्म हो जाएगी। वेयर NFRA हैज इनिशिएटेड एनी इन्वेस्टिगेशन, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स इन सच मैटर ऑफ मिसकंडक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि NFRA जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो NFRA के पास इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वही पावर्स होंगी जो पावर किसको मिली हुई है? हमारी कंट्री में कोर्ट्स को मिली हुई है। NFRA shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908। नेमली क्या क्या पावर्स? कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट मंगाना, डिस्कवरी मतलब ढूंढो, प्रोडक्शन लाओ, ढूंढो और लाओ, तू ढूंढ और तू ला, क्या ला? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कौन बोलेगी? कोर्ट बोलेगी किसी पर्सन को, और ये सेम पावर NFRA को भी मिलेगी। दूसरा, कोर्ट क्या कर सकती है? समन, बुलाएगी, एनफोर्स मजबूर करेगी कि तू आ, अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एंड फिर उनसे पूछताछ करेगी अंडर ओथ। ओथ समझते हो? आप सब देखते हैं टीवी। मैं गीता की कसम खाता हूं, मैं कुरान की कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता है, प्रैक्टिकली सिर्फ टच कराते हैं। ये सब नहीं बोलते कि मैं जो कहूंगा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये सब नहीं बोलते, जस्ट आपको टच कराया जाता है। आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल, मुस्लिम हो तो कुरान, और हिंदू हो तो गीता। समनिंग बुलाना, एनफोर्सिंग मजबूर करना। समनिंग तू आ, एनफोर्सिंग मजबूर किया, आना पड़ेगा। वो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, चाटा मार के लाएंगे, लाना, पुलिस पकड़ लाएगी तुमको। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। फिर आपने बुक्स मंगा ली तो आप उन बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट एनी प्लेस, एंड इशूइंग ऑर्डर्स। कमीशंस माने ऑर्डर्स। ऑर्डर इशू कर सकते हैं किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए। ये झूठ बोल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसका एग्जामिनेशन कराएंगे, पूछताछ कराएंगे, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। इशूइंग ऑर्डर्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। ये चारों पावर सिविल कोर्ट की हैं, और ये सारों सेम पावर किसको मिलेंगी? NFRA को मिलेंगी। सेम पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट की, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड उसको ओथ पे एग्जामिनेशन करने की, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स की। अब देखो समझना, किसी सीए ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया, हमने उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया और प्रूफ हो गया कि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था।
तो अगर इंडिविजुअल सीए है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा मिनिमम, 1 लाख रुपए का मिनिमम, और मैक्सिमम फाइन लगेगा आपने जो ऑडिट करने के लिए फीस ली होगी कंपनी से उसका 5 टाइम्स। तो मिनिमम फाइन तो हो गया 1 लाख रुपए और मैक्सिमम फाइन हो गया आपने ऑडिट करने के लिए जो फीस ली होगी उसका 5 टाइम्स, अगर इंडिविजुअल सीए। फर्म ऑफ सीए तो मिनिमम फाइन लगेगा 5 लाख रुपए, मिनिमम फाइन लगेगा 5 लाख रुपए और मैक्सिमम फाइन लगेगा आपने ऑडिट करने के लिए जो फीस ली होगी उसका 10 टाइम्स। और दूसरी चीज, चाहे इंडिविजुअल सीए हो चाहे सीए फर्म हो, उसे एज अ सीए प्रैक्टिस करने से डीबार कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, प्रतिबंध कर देंगे, मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए। तो एनएफआरए ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि आपने मिसकंडक्ट नहीं करी थी, तो बात खत्म हो गई, तो बात खत्म हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि मिसकंडक्ट करी थी तो आपको मिलेगा फाइन, मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस इंडिविजुअल सीए को। सीए फर्म को मिनिमम 5 लाख का, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस, प्लस आपको डीबार कर दिया जाएगा एज अ सीए प्रैक्टिस करने के लिए, एज अ सीए काम करने के लिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बोलिए आया? आगे क्या लिखा है? When professional or other misconduct is proved, प्रूव हो गया कि आपने मिसकंडक्ट करी थी। NFRA have the power to make order for imposing penalty of, कितनी पेनल्टी लगाएगी? 1 लाख रुपए की मिनिमम, 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड मैक्सिमम। अगर इंडिविजुअल सीए है तो 5 लाख रुपए मिनिमम, 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड मैक्सिमम, अगर फर्म है तो। ठीक है? और आपको क्या किया जाएगा? डीबार किया जाएगा, यानी प्रोहिबिट किया जाएगा सीए की प्रैक्टिस करने के लिए 6 महीना, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? तो अगर आपकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव हो गई, पेनल्टी है 1 लाख, 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस मैक्सिमम इंडिविजुअल पे, मिनिमम 5 लाख, 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस मैक्सिमम फर्म पे। डीबार करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे 6 महीने के लिए मिनिमम, 10 साल के लिए मैक्सिमम। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये हो गई बच्चों पावर्स ऑफ एनएफआरए। क्या हो गई? पावर्स ऑफ एनएफआरए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एनएफआरए ने, मान लो मैं एक सीए हूं, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी। मैं एक सीए हूं, एनएफआरए ने मान लो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, क्या मैं एनएफआरए के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता हूं? तो एनएफआरए से एक और ऊपर की बॉडी होती है एनक्लेट, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई सीए के ऊपर एनएफआरए ने पेनल्टी लगा दी, सीए उस पेनल्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, सीए को लग रहा है कि भाई नहीं मेरे ऊपर तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी, तो आप एनएफआरए के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल को। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को पूरे एक्ट में शॉर्ट में ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल को पूरे कंपनीज एक्ट में शॉर्ट में अपेलेट ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। ठीक है? तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनएफआरए, एनी पर्सन अग्रीव बाय एनी ऑर्डर ऑफ एनएफआरए में प्रेफर एन अपील बिफोर द अपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, प्यार का नाम
NCLAT. Before the tribunal, any person aggrieved by order of NFRA may prefer an appeal before the appellate tribunal. Before the appellate tribunal in such manner and on payment of such fees as may be prescribed. ये नहीं करना, ये नहीं करना. अच्छा सर, एनएफआरए के इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज हैं. एनएफआरए की जहां मर्जी ऑफिस खोले, हेड ऑफिस याद रखना एनएफआरए का न्यू दिल्ली में है. द हेड ऑफिसर ऑफ एनएफआरए शैल बी एट न्यू दिल्ली. हेड ऑफिस कहां है? न्यू दिल्ली में. बाकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में जहां खोलनी है खोले. यहां तक क्लियर है. अब सर जो नीचे के ये पॉइंट्स है ना, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14, वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन ये सारे पॉइंट सेम एज आईपीएफ है जो हमने सेक्शन 125 में पढ़ा है पिछले चैप्टर में. याद है पिछले चैप्टर में आईपीएफ पढ़ा था. बिल्कुल सेम पॉइंट है. सबसे पहला इन्होंने बोला एनएफआरए पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस करेगी उसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी. एनएफआरए अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी? बोले जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी इन कंसल्टेशन विद सीएजी. सेम पॉइंट आईपीएफ में था. आईपीएफ के भी अकाउंट्स बनने थे और आईपीएफ के अकाउंट्स वैसे बनने थे जैसे सीजी बताएगी इन कंसल्टेशन विद सीएजी. वैसे ही एनएफआरए के भी अकाउंट्स बनेंगे. एनएफआरए का अकाउंट्स वैसे बनेंगे जैसे सीजी बताएगी इन कंसल्टेशन विद सीएजी. दूसरा, एनएफआरए और आईपीएफ के जो अकाउंट्स बनते हैं उनकी ऑडिट सीएजी करेगा और फिर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी. फिर तीसरा पॉइंट, सीजी में भी और आईपीएफ में भी आपने पूरे साल में जो वर्किंग करी है उस वर्किंग की आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी है और ये एनुअल रिपोर्ट भी सीजी को जाएगी. फिर सीजी एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में. तो ये प्रोविजन बिल्कुल सेम है आईपीएफ का, सेम एज एनएफआरए. तो एनएफआरए में लर्न कर लो तो आईपीएफ में हो जाएगा या वाइस वर्सा. पढ़ो. NFRA shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account in such form and such manner as CG may in consultation with Comptroller and Auditor of General India prescribe. Accounts of NFRA shall be audited by Comptroller and Auditor General of India and such accounts certified by CAG together with audit report shall be forwarded to CG by NFRA. उसके बाद लास्ट, NFRA shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the CG. And CG shall cause the annual report and audit report given by CAG to be laid before each house of parliament. तो ये जो प्रोविजन है बिल्कुल सेम किसके जैसा है? आईपीएफ जैसा है. तो अगर आपने यहां लर्न कर लिया तो आईपीएफ में लर्न हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. बोलिए आया. यहां पर आकर मेरी तरफ से फिनिश होता है सेक्शन 132 नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. अब जब हम कल आएंगे तो मैं आपको सेक्शन 133 पढ़ाऊंगा. वैसे मैंने पढ़ा दिया है. सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का प्रोसेस है, वो मैंने अभी बताया. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए बनाती है, बता के एनएफआरए को देती है. एनएफआरए आईसीए के रिकमेंडेशन चेक करती है, फिर एनएफआरए को जो ओन रिकमेंडेशन देने हैं वो भी देती है. फिर सारे रिकमेंडेशन सीजी के पास जाते हैं और सीजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करती है. यही सेम प्रोसेस एएस बनाने का है और यही सेम प्रोसेस एसए बनाने का है. डन है क्या?